बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS एग्जाम 2024 का रिजल्ट आ चुका है और उसके मुताबिक 23,100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और फिर 15,602 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए और फिर जब रिजल्ट आया है तो पता चला कि 395 स्टूडेंट पास हुए हैं। इसके मुताबिक पास होने वालों की रेशियो 2.53 रही। अजीजों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतनी कम परसेंटेज क्यों है, और ये जब भी CSS का रिजल्ट आता है तो मुल्क के अंदर एक ये बहस चल पड़ती है कि जनाब ये मसला है और जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये मसला है, फलाने का ये मसला है, गवर्नमेंट ये कर रही है, रिफॉर्म होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह होंगी और उनकी जरूरत होती है और टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं एज अ करियर काउंसलर जब इस सारे मामले को देखता हूँ तो मैं फिर एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मेरे नजदीक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 7 लैकिंग्स हैं जिसकी वजह से ये वाला रिजल्ट आता है और ये सूरत हाल को हर साल हम पीटना शुरू कर देते हैं और असल जो मसला है उसको एड्रेस करने की तरफ कोई नहीं जाता। और जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, जो टीचर्स उनकी तैयारी करवा रहे हैं, जो वालिदैन पुश कर रहे हैं कि भाई CSS को पास करना है और इज्जत बेइज्जती का मसला बना हुआ है, असल चीज ये है कि इन 7 लैकिंग्स का इलाज कर लें तो CSS पहले अटेम्प्ट में भी पास हो सकता है। BS का एग्जाम पास करने के फौरन बाद जो पहला एग्जाम आए उस एग्जाम में बच्चे अपीयर हों तो तब भी CSS को पास किया जा सकता है। ये इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 1, लैक ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को नॉलेज का मीनिंग का भी नहीं पता। लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस भी नहीं कर सकते। नंबर 2 पे है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक छोटा सा मसला उनके सामने रख दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये क्या है, इस पे 2 मिनट बोलिए, तो नहीं बोल सकते। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये चीज क्या होती है और इसको मैंने कहां से पकड़ना है, क्या करना है और कैसे बात करनी है। नंबर 3 पर है लैक ऑफ सीक्वेंस इन फ्लो ऑफ आइडियाज। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आइडिया जो होता है उसका एक सीक्वेंस होता है, उसकी पूरी एक इमारत खड़ी की जाती है, तो उस इमारत को खड़ी करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन नहीं पता कि हमें इस काम को कैसे करना है, तो फिर मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन है कि एग्जाम के अंदर अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया जा सके। नंबर 4 पर है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अब इसका मसला यह है कि एक सामने इबारत मौजूद है, एक पूरी डिटेल कोई चीज आपके सामने मौजूद है और कहा यह जाता है कि अच्छा इसके ऊपर बात कीजिए, हम बात नहीं कर सकते, हम कोई इधर से पकड़ेंगे कोई उधर से पकड़ेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि पेपर चेक करने वाला क्रॉस लगाएगा। 5 पे है लैक ऑफ एनालिसिस। हमें डिसेक्शन करना नहीं आता। हमारे सामने कोई एक इशू है तो उस इशू को पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर बात करना कि दरअसल ये जो इशू है, इस इशू के अंदर ये वाले डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको यूं समझना चाहिए, इसको एनालिसिस करने का जो बुनियादी उसूल हैं उसके मुताबिक इसको इस अंदाज से लेना चाहिए। हमें नहीं पता, हम एक सीधी इबारत लिखेंगे और कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा अच्छा एनालिसिस कर दिया लंबा चौड़ा, इससे तो मसला हल नहीं होगा। नंबर 6 पे है लैक ऑफ डाइवर्स एंड यूनिक पर्सपेक्टिव। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज यह है कि जब आपके सामने कोई इशू आता है तो आपने उसको डाइवर्स अप्रोच लेकर उसको एड्रेस करना होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आपने उसका जो एनालिसिस करके तो उसके बाद जो बात वहां पे कहनी है या लिखनी है वो आपने एक यूनिक पर्सपेक्टिव अपना जरूर लाना होता है, अपनी अलग एक राय जरूर देनी होती है। लेकिन हम इससे कासिर होते हैं। हम इस मामले में हम कहते हैं कि नहीं भाई, जहां सारे जा रहे हैं हम भी वहीं जाएंगे, एकेडमी में जो कुछ हमें बताया था बस वही हरफे आखिर है। मेरा अपना दिमाग, मेरी अपनी सोच कहां है, नहीं है, और वो पेपर में नहीं होती। 7वें नंबर पर है लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसका मसला ये होता है कि जब हम आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं तो हम दूसरे बंदा जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है तो हम उसके माइंड को अपील नहीं कर रहे होते, हमारी बात उसके दिल तक नहीं पहुंच रही होती। हमें ये जरूरत होती है कि हम उसके दिमाग के रास्ते से उसके दिल तक अपनी बात को पहुंचाएं और वो बात इस तरीके से कही जाए कि वो असर भी रखती हो। अजीजों, मेरे नजदीक ये वो 7 लैकिंग्स हैं कि अगर आज स्टूडेंट BS के दौरान ही इनके ऊपर कंट्रोल कर ले और अच्छे तरीके से इसको समझ ले और इन चीजों की प्रैक्टिस कर ले और उसके लिए कई काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको 3 चीजें एडवाइस करूंगा। नंबर 1, एक्सटेंसिव रीडिंग।
یعنی ریڈنگ کے اندر اگر ایک ٹاپک ہے تو اگر اس سائڈ کی ایک اپروچ ہے اسے بھی پڑھیے، ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے تو آپ اسے بھی پڑھیے، اردو میں بھی پڑھیے، انگلش میں بھی پڑھیے، ماضی کی کوئی چیز ہے، پرانی کلاسیکل اپروچ ہے وہ بھی پڑھیے، جو آج کی جدید اپروچ ہے وہ بھی پڑھیے، اور ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اپنی ایک الگ اپروچ اپنائیے اور اپنے مائنڈ کے ساتھ اپنائیے، کسی کی سنی اور کہی ہوئی بات کے اوپر نہ جائیے۔ نمبر 2 پہ آپ کو ہولسٹک اپروچ اپنانی ہے۔ کوئی بھی ٹاپک ہے تو اس کو آپ ڈیفرنٹ اینگل سے لیجئے، ڈیفرنٹ اینگل سے انالیسس کیجئے اور اس کو اچھے سے سمجھیے، اور خود اپنے مائنڈ میں آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھیے اور یہ بتائیے کہ کیا اس کے سارے پہلو آپ کو سمجھ آ گئے، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو یقین جانیے کہ پھر آپ کامیاب ہیں۔ اور تیسری چیز ہے انگلش لینگویج کی، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ٹول ہے۔ اس کے لیے جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ لکھیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر محنت کریں گے، آپ کی ویکیبلری بھی امپروو ہوگی، گرامر بھی بہتر ہوگی، اور آپ کی کنسٹرکشن بھی اچھی ہوگی۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف انگریزی پڑھنی ہے، اردو بھی پڑھیے، انگلش بھی پڑھیے۔ اچھی کنسٹرکشن آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، اور جب اچھی کنسٹرکشن ملتی ہے تو اسے اپنائیے، اس کی پریکٹس کیجئے اور اچھے انداز سے بات کرنا سیکھیے۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے ان 7 لیکنگز کے اوپر کنٹرول کر لیا اور ان 3 چیزوں کی اچھی پریکٹس کی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بی ایس کا ایگزام دینے کے فوراً بعد جو پہلا ایگزام آئے گا آپ اس کو بڑے آرام سے پاس کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔